तो वो मौलवी साहब जो है वो बड़ा जोर शोर के साथ उससे बहस भी कर रहे थे, धक्के भी दे रहे थे, उसको मार भी रहे थे। अब वो जो मौलाना थे ना, वो 3-4 जो उनके साथ थे लोग, वो शायद मॉब को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा रसूल है और अभी मरे नहीं है। वो बंदा जो है, जब उसने ये कहा कि यार मैं कैंसर का मरीज हूं, भूखा हूं सुबह से, तो मुझे मार रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अबू हुरैरा एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। रिसेंटली एक वाकया हुआ जौहर के अंदर। कुछ लोग एक बंदे को, कुछ मस्जिद के मुल्ला जो है वो उनको उसके पीछे भाग रहे थे मारने के लिए, और ये नारा लगाया जा रहा था कि ये वाजिब कत्ल है और जो है गुस्ताख रसूल है, इसको मार दो, और उसको मार रहे थे। उसी ड्यूरेशन के अंदर जो है एक वहाँ पे एक शॉप ओनर थे, उन्होंने जो है उस बंदे को वहाँ से बचाया। मैंने ये पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पे पढ़ी, मेरे एक दोस्त ने शेयर करी, और मैंने जब सुना उसको पढ़ा तो मुझे ये इसमें फील आई। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी तक जो ज़्यादातर जो वाक़या है उसके अंदर जो भी बंदा हत्थे चढ़ता है वो मर ही गया है, और उसको जान से या तो मार दिया गया या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया गया। तो कभी भी कोई बंदा जो है वो इस तरह जो है वो फ्रेम पे नहीं आ सका। लेकिन और इस ड्यूरेशन के अंदर, इस सिनेरियोस के अंदर कभी भी कभी वाकया नहीं सुना गया कि किसी ने किसी को बचा लिया है क्या। तो इस वाकये के अंदर एक नई चीज़ हुई कि एक फैसल नामी शख्स ने जो है, फैसल जोश नामी शख्स ने उनको ना सिर्फ बचाया बल्कि उनकी बात को सुना भी और समझा भी, और उनसे माफ़ी भी मंगवाई। आज ये सारी चीज़ें हम जो है, मुझे सुनने का बड़ा शौक था कि मैंने कहा यार ये एक्चुअल हुआ क्या। तो फिर मैंने फैसल भाई को आज हमारे स्टूडियो में इनवाइट ही कर लिया, और साथ ही साथ क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा है कि इसके ऊपर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारी रियासत क्या कहती है। तो इसी सिलसिले में डिस्कस करने के लिए हमने हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि पहले भी आ चुके हैं, काजी हारिस, जो कि एक आलिम है, दीन आलिम है, और साथ ही साथ जो है इस्लामिक रिसर्चर है। तो उनको भी मैंने इनवाइट किया इसीलिए कि ताकि हम एक ग्रुप डिस्कशन में इस सारे सिनेरियो को समझे, और ये ऐसी चीज़ों को रोका कैसे जाए, क्या ये रोकना सही है या ये होने देना सही है, ये सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जोश एंड काजी हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल। हम ये चीज़ बाद में डिसाइड करेंगे। यू आर हीरो फॉर मी, यू आर हीरो, बट आई डोंट नो व्हाट ऑडियंस क्या समझती है, इस चीज़ को किस तरह लेती है। मैंने तो आपका पूरा जो है एक जो फेसबुक पे जो चीज़ लगी हुई थी, एक पोस्ट लगी हुई थी, उसको मैंने पूरा पढ़ा और स्टडी किया, और मुझे दिल से बड़ा मुतमईन हुआ कि यार किसी ने तो ये स्टेप लिया। क्योंकि ऐसे सिनेरियोज के अंदर जब एक एक जमे कफील एक बंदे के ऊपर तारी हुआ हो, और उसके अंदर एक बंदे का अंदर घुस के चले जाना, यानी ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं भाई यार जाने दे, अपना मैटर नहीं है। तो आपने ये मतलब आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि यार क्या हो रहा है, मुझे क्यों बचाना चाहिए? दरअसल ये वाकया जो था, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 मौसमियात के पास मेरा स्टोर है जैनन बैनी के नाम से। हस्बे मामूल मैं अपनी वाइफ के साथ स्टोर पे आया मगरिब के बाद। तो चलता फिरता रोड है, बराबर में मस्जिद है, सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन अलग हो रही है वहां पर। तो बड़े जोरदार थप्पड़ की आवाज आई थी और शोर शराबा चल ही रहा था। तो मैंने कहा अपनी वाइफ से कि यार किसी ने बड़े जोर से थप्पड़ मारा है किसी को। तो देखा तो जो हमारे मॉल के जो मेंटेनेंस सुपरवाइजर है, वो मस्जिद से बाहर कुछ लोग थे और वो गुत्तम गुत्ता हुए हुए थे। मैंने कहा यार जाके देखते हैं मामला क्या हुआ है, क्योंकि वजह ये है कि जब आप किसी की रफाकत होती है, 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, तो दोस्ती का एक हमारे यहाँ पैरामीटर सेट हो जाता है। और कि कहीं पर भी इलाके का बंदा हो, मोहल्ले का बंदा हो, किसी का कोई मसला होता है, तो अगर जानते हैं शक्ल से भी तो हम आगे बढ़ते जरूर है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ कोई मसला हो गया है। वो देखने के लिए मैं गया था। तो अब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चोर वगैरह पकड़ लिया है, जेब कतरा होगा जिसको मार मार रहे हैं। तो जब मैं वहां करीब गया तो वो मेंटेनेंस मैनेजर मुझे क्रॉस कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा यार तुम्हारे किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है? कहने का नहीं भाई, वो एक बंदा है, पागल है, और रसूलुल्लाह को गालियां दे रहा है। तो मेरी नजर में तो पहली दफा
ऐसा केस सामने आया, मैंने तो अभी तक सुना ही सुना था मैंने। बस एक पता नहीं क्या हुआ मुझे कि इसको देखना चाहिए। और कराची में कभी ऐसे कोई सिलसिला हुआ नहीं है, पर सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे झगड़े होते रहे, मगर ये वाकये को लेके कभी हमारे सामने कोई हादसा नहीं हुआ है। तो मैं फौरी तौर पे उस मजमे में दाखिल हो गया। ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा बड़ा मजमा नहीं था। वो जो मस्जिद से कुछ लोग निकलते हैं, फिर दो चार राहगीर जमा हो जाते हैं, इस तरह से मैं उसके भी दरमियान पहुंच गया। तो वो मौलवी साहब जो है वो बड़ा जोर शोर के साथ उससे बहस भी कर रहे थे, धक्के भी दे रहे थे, उसको मार भी रहे थे। तो मैंने पीछे हटाया कि भाई क्या हुआ मसला, क्योंकि वो बंदे की जो कंडीशन थी ना वो नॉर्मल नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि वो इस वक्त अपने सेंस में नहीं है। मौलवी साहब का कहना यह था कि जी अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं है, रसूल हमारा है। तो जब सामने किसी ने मुझे ये बात बोली, तो मुझे ये हुआ कि उस्ताद ये ऐसा ना हो कि ये एक केस और बन जाए। वजह यह कि वाकई का इल्म किसी को भी नहीं है, ना मुझे तो खैर था ही नहीं कि हुआ क्या। मुझे एक बंदे ने बताया तो मैं वैसे मजमे में आ गया, मैंने उसको पीछे किया। अब वो जो मौलाना थे ना, वो 3-4 जो उनके साथ थे लोग, वो शायद मौत को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा रसूल है और अभी मरे नहीं है। वो बंदा जो है, जब उसने ये कहा कि यार मैं कैंसर का मरीज हूं, भूखा हूं सुबह से, तो मुझे मार रहे हो, तो दिल में आया कि ये केस कुछ और हो सकता है। मस्जिद में क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता। मैंने फिर उसको धक्का दिया, मौलाना को, कि यार ये तुम बार बार मेरा मेरा क्या लगा, मेरा भी रसूल है, हम भी मरे नहीं है। अगर यही मामले को उठाना ही है इतना और उसे भड़काना है, तो ये कोई तरीकेकार नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि आपका हुलिया ऐसा है कि हम आपसे उम्मीद नहीं रखते इस चीज के कि आप इस तरह से लोगों के साथ करेंगे। और एक एक मोतबर शख्सियत के नाम पर मैंने लोगों से कहा कि भाई इनका भी तो रसूल है, इनका भी रसूल है। वो भी खड़े देख ही रहे ना, अभी भड़का तो कोई भी नहीं, इश्तियाल में कोई भी नहीं आया। तो फिर मैंने पब्लिक से कांटेक्ट किया कि भाई आपका नहीं है, आपका नहीं है, हमारा है। अगर रसूल अल्लाह यहाँ होते तो क्या करते। मैंने कहा बीमार है बेचारा, बीमार है, वो खुद कह रहा है कि मैं कैंसर का मरीज हूं, मैं सुबह से भूखा हूं, तुम मुझे मार रहे हो। अब अल्लाह बेहतर जाने कि क्या उसके साथ है, पहले तो उससे हम मालूम करें ना कि क्या है। अगर वो जिस तरह की कंडीशन में था, मगर मैंने नहीं देखा कि उसने कोई ऐसी बात की हो, करने चाहता, या वो जिस इरादे से आया था तो वो उस वक्त भी कर सकता था। अब तो बाहर का मामला है, अब तो पब्लिक और ज्यादा जमा हो सकती है। एक खुदकुशी करने आ गया बंदा। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम इधर साइड में आओ। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, पहले इससे मसला देखो। फिर लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि भाई ये कैंसर का मरीज है, इसको भूखा है, पहले इसका मसला तो देखो यार है क्या। तो उसको लेता हुआ मैं होटल की तरफ आया था। पीछे जो है वो शायद काम कर गई मेरी ये बात कि अगर रसूलुल्लाह यहाँ होते तो वो क्या करते। एक सवाल था, हर किसी के दिल में आया होगा। उन्होंने उनको तो मौलाना को तो चलता कर दिया। बहरहाल उसको लाके मैंने बिठाया, पानी पिलाया, मुंह धुलाया, उसका खाने के लिए मंगवाई चीजें। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया, खा जिस तरह से वो खाना खा रहा था, मुझे लग रहा था कि यार वो वाकई शायद सुबह का नहीं होगा, 3 दिन का भूखा होगा। बहरहाल वो जब सब चीजें उसकी नॉर्मल हो गई, पब्लिक थी, कुछ पब्लिक जो है वो पठान के होटल की वजह से, उसने बोला भाई रश नहीं लगाओ, चलो आगे बढ़ो। जैसे हमारी अमूमन होता है कि चलो भाई आगे अपना अपना काम करें। इस तरह की सपोर्ट मुझे मिल गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आखिर वाकया हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम यहाँ कैसे आए, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो। तो बोला जी मैं फला गोड में रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ आपका। कहने लगे जी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया, तो तब काम धंधा है नहीं मेरे पास। तो मुझे सुबह से कुछ लोगों ने बुलाया था, यहाँ पर मुझे किसी ने टाइम दिया था, तो मैं यहाँ पर आके उसका इंतजार कर रहा था। तो सलानी नजर आ गया तो मैं वहां चला गया खाने के लिए, मुझे सुबह से भूख लग रही थी, पैसे वैसे मेरे पास है नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर क्या हुआ भाई। कहने लगे कि उन्होंने कह दिया कि हमारे पास खाना नहीं है। समझ में आता है कि जी दोपहर का खाना शाम में फौरी नहीं मिल सकता, और रात का खाने में उनके कोई ना कोई टाइमिंग होगी। कहना वो खुद तो खा रहे थे, मुझे नहीं खिलाया उन्हीं ने। मैंने कहा फिर क्या किया आपने। कहना भाई मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई, तो मैंने सामने देखा मस्जिद है, मैं मस्जिद में मुंह हाथ धोने के लिए आ गया। मस्जिद आता है बंदा जब बीमार है या ऐसी कुछ उसके साथ कंडीशन हो जाती है, ऐसे में अमूमन लोगों को लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, थोड़ा लेट भी जाते होंगे। वो कहने लगे मैं मुंह हाथ धो रहा था, तो मैंने सर पे पानी डालने के लिए नलके में सर नीचे कर दिया, तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़ के जो खींचा, मुझे इतना याद है कि मेरा सर नलके पे बड़े जोर से लगा था।
उसके बाद की स्टोरी मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन उसका ब्लड प्रेशर हाई हो पहले से होगा, मजीद हो गया होगा इस चोट की बात। वो क्या आपस में उनकी कोई बात भी हुई, कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ बैठा हुआ, तो आप लोग बैठे हुए हैं और सामने, यानी कि उससे बीच का जो फेस था वो उसको याद नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये जो लोग खड़े में इनमें से किसने आपको मारा, बताओ जरा, मैं इनसे जरा पूछूं भाई क्यों मारा तुमने। कहने लगा नहीं मुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा। ओ, तो जो उसने ये बात बोली, मैंने कहा ये अपने इसको याद ही नहीं है कुछ। मैंने कहा फिर भी किसी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो याद होगा। कह रहा नहीं नहीं किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे नहीं मारा। और जबकि वो मेरे सामने पिट रहा था उस वक्त, जो थप्पड़ की भी आवाज आई उस वक्त, जो लोग गुत्तम गुत्ता थे जो मैं दूर से देख रहा था, तो उसमें यकीनन इनकी धुलाई ही हो रही थी। मैंने कहा बहरहाल, मैंने कहा भाई लोगों का कहना यह है कि आपने कुछ गलत हरकत की है। तो अब वो मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा खास तौर पे तो ये कह रहे हैं कि आपने रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा है, क्योंकि लोग खड़े हुए तो थे वो, अब जो जान पहचान वाले होते हैं, कुछ वो थे, कुछ बाहर के लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था। वो ये मुझसे, अब उनको भी दिखाना था, जाहिर सी बात है भाई, पूछ गुछ तो करनी है हमने, जो एक तरीकेकार होता है। उस पर कहने लगा कि वो बिल्कुल ना मेरी शक्ल दिखने लगा कि पता नहीं कोई मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ इस बात को लेके। सही, ऐसा तो नहीं कि मैं उस पर कोई इल्जाम देना चाह रहा हूँ या ये अब मेरे साथ वो कार्रवाई करें। उसको वो वाला फेस तो याद ही नहीं है कि हुआ क्या आखिर। मैंने कहा इस तरह की बात है तो क्या आपने की है, तो वो बिल्कुल अनजान था। मैंने कहा यार बात ये है कि भाई अगर आपने की है, अब बात तो मैंने भी बढ़ानी थी ताकि उसको समझा मंझा के चलो आगे करो, और जो लोग खड़े हैं वो भी तसल्ली हो जाए उनको कि भाई हाँ बाकायदा बात की है। मैंने कहा फिलहाल यहाँ को गवाह नहीं है और मैंने आपको सुना नहीं है, मगर ऐसा लोगों का कहना है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है, आपको होश नहीं था, या कोई बात हुई जिसपे ये बात निकली आपने उसका बेध्यानी में, तो उसका बेहतर हल यही है कि भाई आप अल्लाह से तौबा कीजिए इन सबके सामने, ताकि गवाह रहे, माफी मांगिए बस। उसने बहरहाल मेरी बात पे अमल किया, कहने लगा अगर मुझे ऐसा मैंने कुछ किया है तो भाई मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैंने कहा ठीक है। रात का खाना उसको पैक करवाया, उसको कह रहा मैंने खाना खा लिया, मुझे जरूरत नहीं है। कुछ लोग आगे आ गए, एक साहब आगे आए, उन्होंने कहा यार पैसे इसको दे दे मेरा। मैंने कहा आप अपने हाथ से दे दीजिए, मदद करना चाहते हैं तो। मैंने कहा यार दवाइयाँ वगैरह ले लेगा। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। मैंने भी कर दिया। 2-4 और लोग थे वो भी बेचारे आ गए। रहम, अब देखें रहम दिली पैदा होना शुरू हुई। 180 डिग्री पे चीज चेंज हो गई ना, बिल्कुल चेंज हो गई। कहाँ तो जी धुलाई हो रही थी और कहाँ एकदम से जो है वो सब इंसानियत के उस पर आ गए। तो उन्होंने मदद की। मैंने कहा भाई अब आप जाए जहां जाना है आपको। कहने मैं यहाँ से आया था तो मैं यहीं से जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। वो चला गया। हालांकि एक बंदा और भी था, वो उसको ऑफर कर रहा था कि मैं तुम्हें कहीं नौकरी पे लगवा देता हूँ, वो गार्ड्स वगैरह की नौकरी के लिए। वो कह रहा था कि भाई मैं सुबह 12 घंटे नहीं खड़ा सकता, और हकीकत है कोई बीमार बंदा हो खास तौर पे इस तरह की, वो नहीं बर्दाश्त करता 12 घंटे बहुत। और गार्ड की नौकरी तो बहुत मुश्किल चीज है भाई इस वक्त, वो कोई छुट्टी भी नहीं है, और बीमार हो गया तो कंपनी वैसे निकाल देगी, वो कोई मेडिकल वगैरह तो उनका होता ही नहीं है। बहरहाल वो आपस में बात कर रहे थे, तो वो थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता चली, क्योंकि मैं पीछे बैठ के खुद भी चाय पीने लगा होटल पे कि ये जितनी देर में खाना ना खाएगा, और ये फिर उसको हमने रवाना भी करना है। तो ये केस मैंने बहुत तेजी के साथ निपटाने की कोशिश की थी। उसकी कुछ वजूहत थी जो कराची में कभी ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ हर किसी को भड़का भी दिया जाता है, किसी और मामला कुछ और होता है, पता कुछ और चलता है। मैं सामने आई विटनेस हूं नहीं कि वो उस वक्त भी गुस्से में था, वो कर सकता था, उसने किया नहीं। मौलानाओं का चले जाना भी एक सवालिया निशान था, क्योंकि ये जो गए वापस ना आ जाए 50-60 लेके, फिर आने वाला जो मॉब होता है वो बात करने नहीं आता, वो सिर्फ मारने के लिए आता है। तो मेरी अपनी जान को भी खतरा था। दूसरी बात है बिजनेस है लोगों के वहां पर। अब जब मॉब जमा होगा बड़ा 500-600 के करीब, तो वो खाली इसको तो निपटाएगा, फिर इर्द गिर्द हमारे यहाँ ऐसी चीजें होती हैं कि जी लूटा मारी भी शुरू हो जाती है। फिर आगे मार्केट का भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी जब ये वाकया अगर हो गया, उसके बाद क्या रिएक्शन आने वाला है आवाम की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कोई रुख नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से इस केस को मैंने जल्द से जल्द खत्म करके फारिग कर दिया। इसके बाद जब ये आपने इसको रवाना किया, तो मौलाना हजरात जो थे उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनके साथ? देखा नहीं इतना कि वो कोई नजर आया उसमें से कोई मुझे। हकीकत है मुझे ऐसा, क्योंकि मैं होटल अभी भी जाता हूँ, चाय पीता हूँ, कभी वहां पर
कप्तान की केबिन पे चला जाता हूँ, तो छालियाँ वगैरह ले ली मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। जो एक शक्ल जो थी थोड़ी बहुत मुझे जो याद थी, जो खास तौर पे मैं बार-बार कह रहा था, वो मुझे दोबारा नज़र तो नहीं आया। तो कितने दिन हो गए इस इंसिडेंट को? ये 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को शाम समझे कि 6 बजे के बाद, जो मगरिब की नमाज़ के बाद जो लोग निकलते हैं, उसके बाद ये 6:15 कर लें, 6:20 कर लें, बस हमने 7 बजे तक ये मामला निपटा दिया। बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि जो उसकी मेन गेट पे, जो सिटी टावर का जो रेज़िडेंट मेन गेट है, उसपे एक कैमरा लगा हुआ है, जो कि वो मस्जिद को इतना कैप्चर कर रहा है कि जहाँ पर उसको लोग मार रहे हैं, फिर मार के आगे ले जाते हैं, फिर मैं जॉइन करता हूँ, तो ये फुटेजेस सारी नज़र आएँगी। तो मैंने बहुत से लोगों से दरख्वास्त भी की कि अगर ये शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की फुटेजेस निकल आएँ और 17 अक्टूबर को, तो वो कम से कम महफूज कर लें, ताकि ये इंसिडेंट का आपके पास एक बाकायदा सबूत मौजूद हो। नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे ये है ना कि जब महफूज चीज़ें जब होती हैं, जब मर जाते हैं। आपके केस में मरा नहीं ना, आपने बचा लिया, वरना आप जो है वो ये केस जो है वो इस वक्त आपके एरिया का सबसे हाई प्रोफाइल केस होता, और वहाँ पे मीडिया भी होती, वहाँ पे सारी पब्लिक भी होती, लेकिन बच गया। आपकी वजह तो वो हाईलाइट नहीं है। हमारा जो मीडिया का है ना, एक बहुत बड़ा एक मतलब मैं बोलूँगा नेगेटिव पॉइंट है कि हम जो चीज़ हो जाती है, यानी नुकसान होने के बाद हम उसको इतना हाईलाइट करते हैं कि जैसे पता नहीं अगर वो लाख का हुआ तो उसको करोड़ों रुपए दिखाएंगे। और जब ऐसा नुकसान से पहले से ही बच लिया जाए, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी गुड थिंग्स को, जो जो लोग माशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करें, ऐसी चीज़ों को हम हाईलाइट ही नहीं करते। एक चीज़ और भी मुझे अभी नज़र आई कि मुझे बहुत सारे दुनिया भर में सराहा गया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी बड़ा सराहा कि यार ये बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया। इसका मतलब है कि सब इंसानियत के पेज पे तो मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि हम नेगेटिव चीज़ें दिखा के ना लोगों का एक तो हम ज़हन मुंतशिर कर देते हैं। अगर हम मीडिया की बात करें, अगर मिसाल के तौर पे इससे पहले जितने केसेस हुए, बाकायदा फुटेजेस थी, लोग आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, जो कुछ है, उससे जो नेगेटिविटी पैदा होती है, वो तो होती है। साथ में हम उस जैसे कई लोग भी पैदा करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर फर्ज करें मेरा ही केस अगर आप टेस्ट केस के तौर पे लेते, तो अगर वो शैतान, मैं कहता हूँ 100 लोग पैदा कर रहे हैं, तो हम कम से कम रहमान के जो साथी हैं वो 1500 लोग तो पैदा कर सकते हैं अपने जैसे। इसकी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि मसाला नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, मसाला तो पैदा होता है जब बंदा फारिग हो चुका होता। तो ये कितनी गलत बात है, मतलब कि हम हर चीज को इस तरह से क्यों देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में तो हो ही रहा है, आपका जो बैनुल अक़वामी जो चेहरा है, वो इंतहाई भयानक तौर पे पेश हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं काफ़ी कंट्रीज घूम चुका हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत करता रहता हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो हमारा इमेज फिर हम याद भी उसी इंसिडेंट से किए जाते हैं। अच्छा, वही पाकिस्तानी वहाँ पे वो श्रीलंकन को जिसने जला दिया था, मार दिया था, ठीक है ना। वो जैसे कि वो आपका एक श्रीलंका में श्रीलंकन मैनेजर जो था, प्रियंता कुमारा, उसको जो है फैक्ट्री मैनेजर था, और उसको मार के और आई डोंट नो जला दिया था, आई गेस जला के जो है वो सारी चीज़ें की थी। तो जाहिर है फिर हमारा डिप्लोमेट इमेज कैसा होगा, इंटरनेशनली एक इमेज जो है वो हमारा किस नज़रिए से श्रीलंकन आज हमें देखता होगा कि यार यहाँ तो काम नहीं करना इस मुल्क के अंदर, यहाँ तो ये लोग मार देते हैं अगर थोड़ा सा गलती हो जाए। मैं एक बात करूँगा हारिस आपसे कि यार ये मुझे ये बताओ कि यार ये हमारी दीन के अंदर और हमारी रियासत की बात मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आपकी भी काफ़ी सारी स्टडी है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं गुजरे थे। हमें पता है कि आपने थोड़ा सा, आपको पता था कानून वगैरह का, लेकिन दीन के अंदर, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इस पे, दीन के अंदर ये क्या कहता है, क्या इन्होंने सही किया, या वो मौलवी हजरात जो थे जो कह रहे थे मेरा नबी, उन्हीं का ये खाली तो उन्हीं के ये खाली जिस तरह वो बोल रहे थे, मुझे वो एक फिल्म आई थी, ओ माय गॉड, जी मुझे वो याद आ गया, कॉपीराइट, वो जो मेरे ये हमारा कॉपीराइट है भगवान पे, तो वो उसके अंदर कोर्ट के अंदर खड़े होके जब वो पंडित बोल रहा होता है, तो मुझे वो जहन में जो है ना एक वही चीज दिमाग में आ गई कि हमारा नबी, तो हमारा कॉपीराइट है इसके ऊपर। तो ये क्या हमारे दीन में क्या मतलब क्या रियायत है, क्या अगर वो उसने माफी मांग ली, जैसे कि आपने कहा कि मैंने माफी भी मंगवाई उससे,
तो क्या ये पहले बैठ के नहीं हो सकता था, यार तू माफी मांग ले वरना हम तुझे मार देंगे? अरे ये जो आपने सवाल उठाया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, किसी भी इंसिडेंट के बाद ना हम दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे कि पहली चीज़ तो ये कि ये वाकया हुआ ही नहीं है, मतलब इस बंदे ने कुछ कहा ही नहीं है, लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया। जैसे कि हमने श्रीलंकन मैनेजर का केस देखा कि उस बेचारे ने कुछ किया ही नहीं था, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने उस पर हमला किया और उसको बेचारे को मार भी दिया, ना उसको सफाई पेश करने का मौका मिला। और यकीन करें कि अल्लाह ना करे कि अगर इस केस का ये उकदा खुलता नहीं, ये मामला खुलता नहीं, तो शायद हम आज उसको मुजरिम भी गिरदान रहे होते। और दूसरा केस, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई उसने ये हरकत की हो। तो देखें, पहले केस में तो ये कि अगर उसने ये हरकत नहीं की तो सीधी सी बात है कि भाई ये तो फिर केस ही निमट जाता ना, ये तो फिर शरीयत किस कहाँ से आपको इजाजत देगी कि आप एक मासूम को उठा के इस तरह मार दें। दूसरी बात यह है कि अगर उस शख्स ने वो हरकत की भी है तो इस पे भी देखें ना, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हैं। क्या पता उसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त ना हो, क्या पता उसकी मुराद ये ना हो जो आप समझ रहे हैं, और क्या पता उसने जो कहा हो वो आपने सही सुना ना हो। इतनी मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो फैसल भाई ने किया, वो ये कि भाई उस बंदे से बैठ के पूछा तो जाए कि आप क्या चाह रहे थे, आपने क्या बोला था। अब वो यही वाली बात है कि फैसल भाई ने उस बंदे से पूछा, वो कह रहा मुझे याद ही नहीं है, इसका मतलब है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर उस शख्स ने एक्स्ट्रा दैट कोई चीज बोली भी है, खुदा ना खास्ता, देखिए हम में से तो कोई शख्स भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। लेकिन ये थोड़ी है कि हम अपनी कोई गलत फहमी को दूसरे बंदे पे मुसल्लत करके उसको माज़ल्ला हम उसको जख्मी कर दें, हम उसको मार दें। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या है कि हम उस बंदे को ले जाके अदालती जो मतलब समझने जुडिशरी सिस्टम है, हम उसके हवाले करें ताकि वो इस मामले की छानबीन कर लें। जैसे रिसेंटली तो नहीं, खैर आज से कोई 7-8 साल 10 साल पुरानी बात है, जुनैद जमशेद साहब ने भी जो है वो स्टेज पे कोई इस तरह की बात की, जो लोगों ने गलत अंडरस्टैंड किया, उनसे बोलने में कुछ कोताही हो गई। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी रिसेंट केस है, उनसे बोलने में शायद कुछ गलती हुई, लोगों को समझने में कुछ गलती हुई। तो भाई अगर हम कुछ गलत समझ रहे हैं या सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो क्या इतना बड़ा जुर्म है कि आप उसको कत्ल कर दो? क्या ये इतनी बड़ी जो है ना उसने गलती कर दी है कि आप उसकी ना सिर्फ ये कि उसको कत्ल करो, उसकी लाश आप जमीन से निकाल के जला दो? मतलब फैसल भाई कह रहे हैं ना कि यार ये छोटी चीज नहीं है, दुनिया भर के सामने आपका चेहरा जा रहा है कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए और आपने जरा सा लफ्ज कोई गलत बोल दिया तो भाई कुछ नहीं होगा, वो मारेंगे, वो तुम्हारी लाश भी जलाएंगे सामने। कितना भयानक चेहरा जो है ना वो लोगों के सामने जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जो लोग थे जो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मक्का में जिन्होंने अजीरन किया हुआ था, जिसकी वजह से आपको हिजरत करनी पड़ गई, आपको अपना सारा घर बार पीछे छोड़ के जाना पड़ा, बेटियों को तलाक हो गई, आप अलैहिस्सलाम के अबू जहल के बेटों ने इस्लाम कबूल किया। बाद में जब आप अलैहिस्सलाम वापस जब गए ना फतह मक्का करने के लिए, तो आपने वहां पे ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का नारा लगाया कि सबको माफी है। सिर्फ 11 लोग आप अलैहिस्सलाम ने नाम लिए कि इनको माफी नहीं, उनमें से भी आप अलैहिस्सलाम ने अक्सर लोग माफ कर दिए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मुझे एक चीज बताएं कि वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अजीरन कर चुके हैं, जिनकी वजह से शहर छोड़ना पड़ गया, बेटियों को तलाक हो गई, जो रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, जिन्होंने तकलीफें मतलब करने में आप अलैहिस्सलाम की कोई कसर नहीं छोड़ी, आप उनको माफ कर रहे हैं। उनको देखिए, वही आप एक बंदे को अगर किसी गलती की वजह से मार रहे हैं ना, तो आपने तो सीधा उसको जहन्नम में डाल ही दिया ना। आप उसको समझाएं तो सही, आप उसको बताएं तो सही कि क्या चीज सही है क्या गलत है। क्या पता वो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे कर रहा हो कुछ। ये चीज हमें इतनी स्पेस तो देनी चाहिए ना। ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई सजा ना हो। भाई क्यों सजा क्यों ना हो, शरीयत ने तो सजा को मुकर्रर किया है। लेकिन क्या आप इस बात के मजाद हैं कि आप सजा दें? आप इस बात के मजाद नहीं है, कानूनी इदारे सजा देंगे। मैं जो चीज समझता हूँ ना, जैसे कि हमारे दीन के अंदर भी है कि जिस मुल्क अगर किसी मुल्क का कोई हाकिम है, यानी अब तो हमारे जो है वो एक सिस्टम बन गया, एक पार्लियामेंट है, सारी चीजें हैं, यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, जो भी वो कानून आपको उसने जो भी कानून पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया हुआ या हमारे जुडिशरी सिस्टम ने जो कानून बनाया उसको आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। अब ये किसी को राइट नहीं है कि यार मैं फैसला कर दूं। अगर इट्स मीन कि अगर आप फैसला करते हैं तो इट्स मीन के पाकिस्तान के अंदर तो फिर कोई कानून को फॉलो नहीं करेगा ना। मतलब एक बंदे को अगर किसी ने मार दिया तो अगले 100 बंदों को भी मारते हुए कोई बंदा हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कानून ने हमें पूछना नहीं है, ठीक है। और फिर आप उसको और कानून उसको पकड़ के जब एक्शन लेता है उसके खिलाफ, तो फिर आप बोलते हो कि यार ये गलत कर रहा है कानून।
उसने तो नबी को गाली दी थी और इसने इसको मारा था, तो मैं इसको, ये जो है वो जो है ये तो क्या कहते हैं नबी का फेवरेट है, तो इसको आप नहीं मार सकते। तो ये जो थॉट है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब है। जैसे कि अभी जैसे आप जो माफी की बात है, आप जुनैद जमशेद साहब का तो उनको भी काफी सारे एक तबके ने जो है वो माफ नहीं किया था। इवन तारिक मसूद साहब को बेचारे को भागना पड़ा, कनाडा भागना पड़ा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो माफी मांग कर थक गए, लेकिन वो एक तबका जो है वो माफी देने के लिए तैयार नहीं है, आज तक नहीं है। मतलब आज तक किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि यार किसी बड़े ने उस तबके के कि यार मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है माफ कर दो यार, मैं तुम्हारा अमीर हूँ या जो भी है, तो मैं बोल रहा हूँ यार तारिक मसूद साहब को माफ कर दो, चलो गलती हो गई, वो माफी मांग रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे कोई पैरामीटर सेट ही नहीं है कि अगर कोई माफी मांग ले तो माफ नहीं करना है। हालांकि हमारे दिन में ये कि यार माफ मांग ले, चाहे वो जाहिरी तौर पे क्यों ना हो, क्योंकि आप उसका दिल नहीं देख सकते, तो जाहिरी तौर पे भी माफी मांग ले तो वो भी माफ कर देना। यार वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि किसे खबर थी कि लेके चिरागे मुस्तफा भी, जहां में आग लगाती फिरेगी बूल्हा भी। वही वाली बात है कि अब मैं फैसल भाई से ना यही मैं पूछना चाह रहा था, यार फैसल भाई आप एक चीज बताएं, आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, यार बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए स्टेप उठाने के लिए इस माशरे में, जहां आदमी बर्दाश्त, इनटॉलरेंस इस लेवल पर जा चुकी है कि यार आप अगर किसी को बचाने के लिए जा रहे हो तो आपकी लाइफ को थ्रेट है। बिल्कुल ऐसी है। आप खुद अपने आप को बचाने के लिए फिर वो डरते हो कि पता नहीं मुझे छोड़ेंगे लोग या नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ कि लोगों ने आपको थ्रेट किया? देखिए, ये इस वाकये के बाद कुछ शायद मुझे कहीं से पता चला कि कोई मेरे हवाले से कह रहा है कि इनको जो है ना वो किसी ने धमकियां वगैरह लगाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। किसी जमात ने, किसी ने भी मुझे कोई धमकी नहीं लगाई है। लगाएंगे भी तो क्यों लगाएंगे भाई? मैंने कौन सा बुरा काम किया है? हाँ। मैंने तो शैतान के अगेंस्ट काम किया है। अगर मैंने बात, ये रसूल अल्लाह अगर वहां होते तो क्या करते? तो बात तो वही है कि वो जो मैं उनका उम्मती हूँ, जो वो करते वो भी मैं कर रहा था। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं क्यों किसी के कोई मुझे धमकी लगाया गलत काम करने के लिए? सब भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, गलती है छोटी मोटी सब हो जाती है, ठीक है, मगर ये कोई ऐसा केस है नहीं कि जिसमें मैं कोई अगेंस्ट काम कर रहा हूं। तो मैंने उस शख्स को बचाया। हजरत अली का वाकया जो है वो आप बताता हूँ कि उसमें जब एक शख्स गुस्ताखी कर रहा था रसूलुल्लाह के सामने, तो रसूलुल्लाह ने हजरत अली को बुला के कहा था इसकी जबान काट दो। तो वो अमली तौर पर जबान काटने के लिए थोड़ी कहा था, थोड़ी दूर ले गए, उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन वो आके मुसलमान हो गया। अंडरस्टैंडिंग का मामला था ना दोनों के दरमियान, उन्हीं ने जो कहा वो समझ गए और वो जाके पता था कि मैंने अब करना क्या है। तो बात ये है कि मौका तो दें किसी को, चले कोई और भी हो तो कम से कम उसको मौका देना चाहिए। माफी मांग रहे तो भाई, अब ये कौन सा इस्लाम है यार कि जिसमें आप कत्ल कर रहे हैं तुले में माफी मांग, मतलब कोई माफी मांग रहा है उसको माफी नहीं दे रहे? तो ये सारे काम तो रसूलुल्लाह ने किए ही नहीं। ये तो शैतान वाले काम है, क्योंकि उसने भी तो कहा अल्लाह से, जब डिबेट हुई थी इसकी, तो उसे कहा था ना कि मैं आपके दीन में इतनी रद्दोबदल कर दूंगा कि वो सवाब और ईमान समझ के करेंगे। तो शैतान को चाहिए क्या? हसद, जलन, बुग़्ज़, बदला, खून, तो वो बहकाने के लिए भी तो उसको ढील मिली है ना भाई। मसला ये है कि यहाँ पे बात एक कॉमन आदमी की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो मार रहे थे वो मस्जिद के कुछ लोग थे, यानी कि मौलाना हजरात टाइप के थे, जो दीन सीखते हैं बाकायदगी से और उसको फॉलो करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। मतलब उनका एक्ट ऐसा होना, एक मतलब ये एक नॉर्मल बंदा हो ना, जाहिल बंदा हो, जो अनपढ़ हो, जिसने कभी दीन की तालीम नहीं ली हुई हो और जिसको इंसानियत की कोई चीज़ नहीं पता हो, अगर वो ये काम कर रहा हो ना, हम उसको बोलते हैं कि यार ये तो साला है ही शैतान। लेकिन एक बंदा जो मस्जिद में बैठा हुआ था और उसने इतनी इंसानियत की कि यार वो बंदा पता नहीं किस सिचुएशन में होगा, अगर अपने बाल गीले कर रहा है, गर्मी भी है, हो सकता है गर्मी की वजह से कर रहा हो, तुमने उसको ऐसे ही खींच दिया, उसको नल लगा, उसको जो भी चीज़ लगी, उसकी वजह से उसका दिमाग तवाज़ुन जो है उस वक्त के लिए ब्लाइंड हो गया। वो ऑफ कोर्स जब आपको कोई चीज़ सर पे पड़े तो आप वो हो जाते। तो मसला ये है कि जो करने वाले लोग थे ना, वो बाशऊर लोग थे। अगर देखा जाए, अगर दुनियावी नजरियात से देखा जाए तो वो बाशऊर लोग थे। और जब वो ऐसी चीज़ करेंगे ना, तो हम ये मतलब मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि यार ये हम क्या टारगेट सेट कर रहे हैं?
क्या नेशन को हम सिखा रहे हैं? आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान का कानून हमारा क्या कहता है इसमें? देखें, दुनिया का कोई भी कानून हो किसी भी रियासत का, बाशमूल पाकिस्तान, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपने फैसला खुद कर लेना है। उसने एक इदारा बनाया हुआ, तरीकेकार सेट किया हुआ है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर चोर पकड़ लिया जाता है रंगे हाथों, तो उसका काम है कि जी पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस चालान पेश करती है, वो अदालत में पेश होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। ये एक पूरा एक निजाम बना हुआ है। अब ये मेरा दिल चाह रहा है और मैं कुछ वही फैसला कर लूं, तो इस तरह से तो भाई और भी बहुत सारे लोगों के दिल है, वो भी अगर सब फैसले सड़क पे होने लगे और अपने मुताबिक होने लगे, तो माशरा तो अफरा तफरी का वैसे शिकार हो जाएगा। अमन सलामती सब खत्म। तो रियासत तो कभी भी नहीं चाहती। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो हमेशा इस्लाम ने यह कहा कि जिस रियासत में आप उसकी पासदारी करें, उसके तमाम कानून की पासदारी करें। तो हमें मजहबी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी जो तरबियत मिलती है, दोनों का मकसद ये है कि आपने पासदारी करनी है। जहां तक रही बात ऐसे मामलात की, इसमें हमारे यहाँ 295C बहुत मशहूर है, जिसपे अमूमन इल्जाम उसी पे आयद होते हैं, कोई भी कार्रवाई की जाती है उसी पे की जाती है। अब हमारे यहाँ लाकानूनियत भी बहुत ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे जैसे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई इसको पुलिस के हवाले कर दे, अगर मैं कर देता तो बात वही है कि मैंने अपने हाथ से इसको कत्ल कर दिया एक तना से, उनके हवाले करके। वो जब लेके जाएंगे, 4 को पता चलेगा, फिर एक बड़ी भीड़ वहां जमा होगी थाने के बाहर। और फिर क्या होगा जी, हमारी जो अपने मुहाफिज हैं उनको भी अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, वो भी भागेंगे। तो हम इतने स्ट्रांग है नहीं ना। वो क्या करते, आखिर में वहां पर हमला करते और उसको मार देते। तो पता लगे अदालत तक तो केस पहुंचा ही नहीं, अभी तहकीकात हो ही नहीं। तो ना तहकीकात हो रही है, ना पूछ गुछ हो रही है, ना उससे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया, ताकि उस पर सजा फिर लगाई जाए या उसको बरी किया जाए उसने अगर ऐसा कुछ नहीं किया। तो तकाजे तो पूरे हो ही नहीं है। तो कभी भी हमें जो है वो एक अच्छा शहरी होने के नाते कभी भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है जी पुलिस वालों को कॉल करके बुला लीजिए और उसके हवाले कर दीजिए, बाकी वो जाने, अदालत जाने। लेकिन ऐसे केस के अंदर एक केस हुआ था, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर हुआ था ऐसे केस, कि कुछ पुलिस वालों के हाथ में ऐसे ही एक विक्टिम आया था हाथ में, और फिर उसके बाद जो है उसको सिंध में हुआ, सिंध में, हाँ, डॉक्टर शाहनवाज केस, कि उसको जो है वो बाकायदगी से जो है वो पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व थे, और उसको मेरे ख्याल से उसकी कोई आई गेस तो सुनवाई नहीं हो पाई, और उससे पहले ही उसकी मैयत भी जो है वो जमीन से निकाल के जला दी गई, दफन है ना। गई। मैंने ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ही पढ़ी थी, और जो है फिर उसके ऊपर बड़े बड़े मेरे ख्याल से न्यूज चैनल्स ने ये सारी चीजें चलाई थी। बात वही तरबियत, और हमारे यहाँ तरबियत नहीं है, समाजी तौर पे तरबियत होती है। हम तो छोटे थे, हमारे तो महल्ले वाले भी कर दिया करते थे, कोई बात होती थी तो फिर हमारे कोर्स में होती थी चीजें, किस तरह से आपने वो सिविक तो एक टॉपिक होता था कि आपने क्या करना है, तबीनदात किस तरह करनी है, लोगों से रवैया किस तरह रखना है। वो अब शायद मेरे ख्याल में आजकल है ही नहीं कोर्सेज का हिस्सा। तो हम तो उस वक्त की पैदावार हैं, तो हम जो है वो हुस्न सलूक भी सबके साथ वैसे ही रखते हैं। शायद वो तालीम कुछ हमारे साथ चलती हुई आ रही है, जिसने हमें बचा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं सिलसिला, ना समाजी तरबियत है ना अखलाकी तरबियत। आप बताएं मुझे कि वो मुहाफिज हैं रियासत के, तो ऐसे तो अगर उन्हीं ने ये कदम उठाया है तो रियासत के खिलाफ उठाया है ना, वो भी तो कानून के उस दायरे में आएंगे। और फिर दूसरी बात है कि वो उसको अपनी ड्यूटीज का ही नहीं पता कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं हूं कौन। उसने बोला कि भाई शॉर्टकट है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, फटाफट हीरो बन जाओ, जेब में टका कुछ नहीं है, कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, सही है ना। आपने कहा यार ये शॉर्टकट अच्छा है, तो ये सारे शॉर्टकट वाले लोग हैं जिनको कोई माशरा नहीं पूछ रहा होता, जिनकी कोई अपनी हैसियत नहीं होती है, कोई फन नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, उनके पास ये शॉर्टकट रास्ता है कि जी फटाफट ये काम करो और रातों रात जो है वो एक तो आपको फेम भी मिलेगा, तो मीडिया कवरेज भी मिलेगी। अब आप देखें ना कि मिनिस्टर हाथ लेके खड़ा हुआ हो तो हाँ तो बात ही नहीं है। लेकिन यार फैसला एक चीज मुझे बताएं, देखें एक बात तो कंफर्म्ड है कि हमारी शरीयत में भी और हमारे आइन में भी, अगर कोई बंदा इंटेंशनली और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है तो उसकी सज़ा बनती है और बिल्कुल मिलनी चाहिए उसको। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगता, वो हठधर्मी दिखाता है, तो बिल्कुल सज़ा का मुस्तहिक है। अब ऐसे केस में फ़र्ज़ करें, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई सपोज कर लेते हैं हमने कानूनी इदारों के हवाले कर दिया, तो हमें कानूनी इदारों पर एतमाद नहीं है। बिल्कुल ऐसे होता ही है कि वो कानूनी इदारे
लोग ये कहते हैं कि भाई वो कुछ रिश्वत लेके कुछ पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं, फिर वो जो है ना वो बंदा आके दोबारा से उन्हीं हरकतों में मुलव्विस हो जाता है। तो ये कितना वैलिड एतराज है लोगों का? देखें, ऐसा केस तो आप भी यहीं पर हैं और मैं भी यहीं पर हूँ। हमें ऐसा केस तो कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जी उसने गुस्ताखी की हो और पुलिस के हवाले किया हो, पुलिस ने रिश्वत लेकर उसको छोड़ दिया हो। अभी तक मुझे ऐसा केस रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे शहर में नहीं हुआ, और मुझे सुनने में भी ऐसा कुछ नहीं आया। अब बातें करने को तो बहुत सारी बातें बना सकते हैं, दास्तानें लिखनी है तो एक से बढ़कर एक लिखारी यहाँ मौजूद है, कुछ भी बना सकता है। मगर हकीकत में है या नहीं है, हकीकत तो मैंने ये देखी है जी। थाने में गया, थाने वाले ने फायरिंग कर दिया, पब्लिक ने हमला कर दिया। मुझे तो ये केसेस नजर आए। ऐसा तो कोई हुस्न इखलाक वाला केस ही आज तक नजर नहीं आया कि जी पुलिस वाले ने समझा बुझा के वापस भेज दिया। तो हमारी ये तो इत्तेफाक से खुदा ने या शायद मेरे हिस्से में लिखा था, या मेरे जरिए काम करवा के टेस्ट केस बनाना था ताकि लोग उसकी पैरवी करें। कुछ ना कुछ तो लिखा, तो ये हो गया काम। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना ये था कराची में तो बच गए, अगर आप पंजाब में होते या केपीके में होते तो आप तो फैजल भाई नहीं बचते। बात दरअसल ये कि बचना ना बचना, मैंने जो वहां पर एक्सपीरियंस किया कि यही कि जो भड़का रहे होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट अगर आप बात करें पब्लिक से, तो पब्लिक भी सोच में पड़ जाती है ना। अगर मैंने ये किया, बहुत अच्छा इकदाम है, तो मुझ जैसे फिर 1500 भी पैदा होने चाहिए। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको इतना हाईलाइट करूं कि मैं अपने जैसे 1500 पेश कर दूं। बाकी जो लोग हैं, अगर वो समझते हैं कि मेरे ये इकदाम बहुत जबरदस्त है, तो उनके भी जिम्मे है कि भाई कम से कम वो भी 100 लोग पैदा कर दें। कल को किसी भी वाकये पे ऐसा कोई होता है अगर, तो कम से कम वहां लोग ये तो बोल सके भाई रुक जाओ जरा, तहकीक तो कर लो। कोई एक जगह से आवाज मार दे, यार ऐसे कैसे मार दे भाई ये नाम लेके, हमें तो पता ही नहीं है। अगर 8-10 ऐसी आवाजें आ जाएं, तो मुझे इतना जरूर है पता कि अगर एक शख्स ये बात करता है तो 3-4 लोगों से कांटेक्ट कर लेता है वो वहीं खड़े खड़े, यार देखो ना, पूछो ना यार ऐसे कैसे मार दें यार, यार उससे पूछो तो सही भाई मार क्यों रहे हो। पुलिस है कोई मुख्तलिफ, अगर 8-10 आवाजें ऐसे उसमें आ जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ये केस थमना शुरू हो जाएंगे। बाकी तो जन्नत दोजख का तो ये कॉन्सेप्ट जो लोग मुतारिफ करवाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता कि यार कि अल्लाह, वो अल्लाह के सामने जवाब क्या देंगे, क्योंकि वो तो 1000 सवाल कर डालेंगे कि क्यों हमने ये नहीं तरीका बताया था, तुम्हें इतनी अकल नहीं दी थी, तुम्हें इतना शऊर नहीं दिया था मैंने, तो वो क्या जवाब देगा उनका। शॉर्टकट जो लोगों ने निकाले हुए ना जन्नत में जाने के। लेकिन यार फैसल भाई एक चीज है ना, देखें अब 100 बंदे आ गए, आपके केस में तो शायद इतने लोग ना आए हों, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उस बंदे के बचने का भी। अभी मॉब लॉन्चिंग है, उसकी एक अलग ही साइकी होती है, उसको हर बंदा हैंडल नहीं कर पाता। आपने तो चले फिर भी 10-15-20 लोग हैंडल कर लिए, अगर ये लोग ज्यादा होते या आपकी जगह कोई और बंदा वहां पर होता तो यार ये तो एक अलग ही बिल्कुल सिनेरियो बन जाता है ना। इसमें तो फिर हर बंदा, मुझ जैसा बंदा शायद ना इन्वॉल्व, बचने को ही आफियत समझे कि यार अलग ही हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही कोई चढ़ाई कर दे और हमें ही जाना वो गलती से वो समझे कि भाई इसके साथ ही था, शायद इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये भी तो एक साइकी, इसके बारे में बताया ना, ये किस तरह कंट्रोल किया आपने वहाँ? लेकिन बात असल ये कि इनिशियली तौर पे ही कंट्रोल कर लिया गया है, हमने उसको बढ़ने ही नहीं दिया। जितनी तेजी से मैं काम कर रहा था उसको ना बढ़ने का। देखें, अभी जो आपने श्रीलंकन जो कुमारा था उसके केस में आपने देखा होगा कि जो फुटेजेस आई थी, आपको लगता है ये सारे फैक्ट्री वाले ही लोग थे? तो मुझे लग रहा था दावत दे के भी बुला लिए गए थे, क्योंकि जितनी तेजी से वायरल होगा वो उतनी तेजी से लोग जमा होना शुरू होते हैं। तो इस केस में वायरल ही नहीं हुआ। डर जरूर था, जो गए वो 50-60 लेके ना आ जाए, तो इससे बेहतर है यहां से भी उठ जाओ, इसको भी चलता करो और खुद भी जाओ यहां से। तो वो हमने, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस केस को जल्द अज जल्द निपटाऊं और खुद भी रवाना हूं, उसको भी रवाना करूं। वजह यह है कि वो हो सकता है कि हम बहुत लंबा खींचते, टाइम देते और उनके 50-60 लोग आ जाते, फिर तो और भी लोग जमा हो सकते थे। फिर तो आपके पास ये अब ये ओपन इनविटेशन है ना कि जी आइए और एक हिस्सा डालिए अपना, तो उस वक्त को रोक लिया। हो सकता है जो इससे पहले केसेस हुए हैं, जैसे आप ये श्रीलंकन के वाकया हुआ या दूसरे दीगर है, कोयटा में हुआ, सवात में हुआ, अगर ये उस वक्त कोई उठ जाता, मामले को संभाल सकता था, तो ये मॉब बढ़ता नहीं। मॉब बढ़ने में थोड़ा टाइम लेता है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि सिटी मारी आपने तो 250-300 बंदा यूं जमा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इनिशियली होते हैं, इनिशियली थोड़े ही होते हैं, 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, उसमें आपको निपटाना है जो भी कुछ निपटाना है। यार हारिस, ये जो है 295C जो है, जो हमारी जो एक कानून बना हुआ है, वो बेसिकली क्या कहता है इस चीज के बारे में? देखिए आइन के बारे में तो फैसल भाई से ही हम पूछेंगे,
लेकिन 295C में ना ये सराहत इस तरह की नहीं है कि आप जो है वो मतलब वही जो फैसल भाई ने ये बात की ना कि भाई 295C का मतलब ये नहीं है कि आपने जहां होते हुए देखिए आप उसमें कूद जाओ और आप फैसला वहां कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, अल्लाह के बारे में कुछ गलत बात करना या कुरान शरीफ के बारे में कुछ गलत बात करना, ये हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये शरीयत में भी इसकी सज़ा मुकर्रर है, और 295C जो एक बाकायदा तौर पे एक सज़ा का मेयार है जो आइन में लिखा हुआ है, वो भी बेसिकली मैं आपको बात काट रहा हूँ, ये आपके जो काउंसिल शरिया काउंसिल के साथ मिलके ये चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। उलमा का जो है वो एक वफद बैठा, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको इंक्लूड किया, और मेरा ख्याल है 1973 में जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको इसका पार्ट बनाया गया। तो दरअसल ये आइन का हिस्सा होने के बावजूद भी, अच्छा ये चूंकि आइन का हिस्सा है तो इस बात पे खुद अलामत करता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, वरना आइन का हिस्सा ना होती। अगर लोग ये समझते हैं कि भाई इसकी आड़ में लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो भाई आइन का हिस्सा ना होता। इसकी आड़ में लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा, आपको कानून हाथ में लेने से मना किया जा रहा है। और यार इस पे ना तमाम उलमा बात कर चुके हैं, इस पे मौलाना इलियास कादरी साहब बयान दे चुके हैं, इस पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब खुद भी बयान दे चुके हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आ चुका है, डिफरेंट स्कॉलर्स का बयान आ चुका है कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि वाकई गुस्ताखी हुई और ये बंदा सज़ा का मुस्तहिक है नहीं, ये फैसले अदालतें करेंगी। और ये अदालतें तभी करेंगी जब आप कम से कम सड़कों पे फैसले लेना बंद करेंगे, और आप सड़कों पे ये जो सो कॉल्ड जो इंसाफ की आपने अदालतें लगा ली आप वो कम से कम बंद कर देंगे। तो ये मैं इसी वजह से फैसल भाई को कह रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है, और इसके लिए बाकी एक जिसको कहते हैं ना, आपने कहा था कि हीरो वाला, वाकई ये बनता है कि इनको कहा जाए। असल में 295C में कहता हूँ बरकरार रहना चाहिए। कुछ तकाजे ऐसे हैं कि लगता है कि शायद उसमें कुछ चीज़ों को मजीद शामिल कर लें। मिसाल के तौर पर कि यार मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूं, कितना आसान है किसी पे इल्ज़ाम लगा के 4 लोगों को जमा करना, वो 4 15 वो 15 तो मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो हमारे यहाँ इसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हमारे साथ अक़लियत भी रहती है, माइनॉरिटी में भी लोग हैं, और हम क्योंकि मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे है, तो इस्लाम सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कि इसमें उलमा कौंसिल हो या हमारे रियासती इदारे हों, इस पे कम से कम सोच के इसमें कुछ चीज़ों में इजाफा कर दें कि कम से कम अगर झूठा कोई साबित होता है तो उसको भी उतना ही लटकाया जाए जितना 295C करने वाले को लटकाया जाए, जिसने कस्दन किया है, क्योंकि इक़दाम कत्ल में आएगा। ये इक़दाम कत्ल है ना। आपने अगर मिसाल के तौर पे किसी ने तौहीन की है और वो इकरार कर रहा है, तौबा भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो 295C जो है वो लागू होती है, चाहे वो उसको फांसी की सूरत में हो। अब आ जाए जिसने जी इल्जाम लगाया है और वो झूठा साबित हो जाता है, तो इस कत्ल के इक़दामात को रोकने के लिए उसको भी लटकाया जाए कि यार ऐसे। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे लगा रहा है इल्जाम, अच्छा यहाँ तो चढ़े मुसलमान, आप हमारी जो अकलियती जितने रहते हैं ईसाई हैं उन पे भी आपने इल्जाम लगा के मार दिया। वो तो देखे, वो तो है ही हमारे दीन से रिलेट नहीं है ना, उनका मजहब कुछ और है। यहाँ पे तो आप किसी दूसरे फिके वाले को आपने अगर कोई सही हदीस बता दी जो उसके फिरके वाले नहीं मानते हैं, वो आपको गुस्ताख रसूल बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। गुस्ताख रसूल का कोई क्राइटेरिया तो होगा। यही तो मसला है कि हर बंदे ने, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी सोशल मीडिया पे लिखा, मैंने कहा देखें अगर गुस्ताखी साबित करनी है ना तो फिर तमाम फिरकों की किताबों से, तमाम उलमा की कोई ना कोई इबारात से गुस्ताखी साबित की जा सकती है। अगर किसी बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात में तू का लफ्ज इस्तेमाल किया तो कोई सरफिरा ऐसा है जिसके लिए तू का लफ्ज गुस्ताखी है। सही है। किसी ने आप अलैहिस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा तो एक सरफिरा ऐसा भी है जिसको लगेगा यार दुरूद नहीं पड़ा नबी के नाम पे, उसको लगेगा शायद ही गुस्ताखी है। तो भाई यही रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हम अदालतों की तरफ रुजू करेंगे, हम उन लोगों की तरफ जाएंगे जो इस केस को अंडरस्टैंड कर सकें कि इधर ये डिपेंड भी करता है कि मतलब ये इंक्लूडेड है गुस्ताखी में या नहीं है। हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, हर बंदा इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सके। तो हम कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम अदालतों तक जाएं केस लेके, और अदालतों को इतना स्ट्रांग करें कि वो खुद जो है ना वो शरीयत के मुताबिक फैसला कर सकें। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हो सकती है, अगर मैंने कहा ना 295C में लोग अक्सर कहते हैं तरमीम होने की जाए, जिस पे बड़ा झगड़ा भी शुरू हुआ। मैं कहता हूँ तरमीम में इस पे चीजें बढ़ा लो। एक तो वो
कि जो झूठा साबित हो उसको भी लटकाया जाए, ताकि वो भी टेस्ट केस हो के आइंदा कोई झूठा इल्जाम किसी पे ना लगाए। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने मार दिया जिस जगह पे, उसके पूरे मोहल्ले वालों को भी लटका दो, इलाके वालों को भी इन्वॉल्व कर लो कि आपके भी खिलाफ होगी। इससे ये होगा कि लोग कम से कम आगे तो आएंगे। अबे भाई तुम मार रहे हो खामा खाई है, हम भी फंसेंगे यार, भी मरवाएगा। तो मैं तो कहता हूँ इसमें ये चीजों की ये चीजें डाल दी जाए कि मोहल्ला भी जाएगा, इलाका भी जाएगा और सूबे का वजीर भी जाएगा, अगर उसके सूबे में ये होता है। नाजिम हो, वजीर आजम तो नहीं भाई नहीं तो भाई आप किसी ना किसी चीज के तो भाई आप ड्यूटी जब दी है तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी तो है ना यार। तो आप भी तो फिर हर चीज को वो करें कि भाई इस तरह का कोई वाकया नहीं हो, SHO चले, SHO हो गए, SSP हो गए, सबको लाइन में लेकर आइए। तो वजीर आला जो है वो सूबे के, वो भी तो उनके लिए भी अगर आपके पास हो रहा है तो आप इसके जिम्मेदार हैं। तो भाई जवाब दे तो है ना कोई। जब इस तरह का कोई कानून सामने आएगा तो देखें डर पैदा होगा, और कानून डर पैदा करता है तो लोग उसकी पासदारी भी करते हैं। इसमें तो, इस केस में तो आपने बचा लिया, बहुत से केसेस में बचा ही नहीं पाते। जैसे कि अभी एक मेरे ख्याल है सवात के अंदर हुआ था, शायद सवाबी में, कहाँ पे एक वाकया हुआ था। हाँ वो ख्याल में उसको, और फिर टीचर को भी, किसी टीचर को भी जो मारा था, अभी मैं कोयटा में मारा था किसको, मशाल खान केस है हदारे का। उसके अलावा पंजाब में मशाल खान केस क्या था? वो स्टूडेंट था, उसको ऊपर भी इल्जाम लगाया, अल्लाह बेहतर जानता है क्या सोचता। फिर एक टीचर, 2 भाइयों को मारा है, वहाँ सियालकोट का केस है मेरे ख्याल में, वो भी सियालकोट का केस, वो केस था। अभी फिर ये एक बैंक मैनेजर को अभी गार्ड ने कत्ल कर दिया, वो भी आया था। वो बैंक सुन्नतें पढ़ने से मना किया था उसने कि भाई आप सिक्योरिटी जो है ना वो बैंक के आपके ऊपर, आप सिर्फ फर्ज पढ़ के आ जाओ। उसने बोला इसने सुन्नतें पढ़ने से मना किया, गुस्ताखे रसूल है। एक बंदा, पूरी उसकी फेसबुक वॉल भरी पड़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह के हवाले से। इस तरह जो है वो लाहौर का एक केस है बादामी बाग का, जिसमें कुछ पैसों का लेन देन था और वो ईसाई पे इल्ज़ाम लगा दिया गुस्ताखे रसूल होने का। वो बाकायदा तौर पे एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया चीज़ें। देखिए यही मसला है, पता है इन केसेस की वजह से होगा क्या कि जो जेन्युइन केसेस हैं ना, जो असली केसेस हैं, उन पे भी लोगों का डाउट खड़ा हो जाएगा कि यार ये भी पता नहीं केस था या नहीं था सही। तो बात यही है कि इस तरह के केसेस को, इस तरह के जो अनजस्टिफाइड केसेस हैं, जो गलत केसेस हैं, उनके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमें सारे केसेस को अदालत की तरफ ही भेजना पड़ेगा, और ये इसका सोल्यूशन है। अभी मैं यही बात कर रहे थे हम लोग ऑफ द कैमरा, जो फैसल भाई ने बांग्लादेश की एग्जांपल दी थी, जी वो मैं चाहता हूं कि आप बताएं जरा बांग्लादेश वाले केस की। वो अभी आप इनसे जो बात हो रही थी मेरी ऑफ के, एक वीडियो मैंने देखी थी कि वहां पर अक्सर लोग जो है ना सड़क के किनारे पेशाब करने के लिए बैठ जाते हैं। तो उनका तरीका ये निकाला कि जी वहां पर अरबी में लिख दिया पेशाब करना मना है। तो जो दिखता ना वो चूमता हुआ चला जाता है। तो अभी वो जो श्रीलंकन का जो मुझे पता चला था कि उसने कोई चीज फाड़ी थी जो बंदे ने लगाई थी वहां के, मशीन पे कुछ लगाया था उसने, कुछ भी आयत वगैरह होगी तो उसने वो हटा दी, क्योंकि इंस्पेक्शन करने आ रही थी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, और उनको सब कुछ ओके दिखाना पड़ता ताकि वो जब पास करेंगे तो आपको काम मिलेगा। उन्होंने कहा यार हटाओ। अब उस बंदे को सोने कमार संगाकार, हम मुसलमान हैं, बांग्लादेश मुसलमान है, वो अरबी देख के भाग रहे, चूमने खड़े हो जाते हैं। उमर शरीफ ने भी बड़ा अच्छा बोला था कि जी वो बैतुल खला लिखा था, लोग अरबी देख के चूम रहे हैं। तो बात ये कि देखें, मैं मुसलमान होके हम धोखा खा रहे हैं क्योंकि हमें वो जबान नहीं आती। तो एक गैर मुस्लिम जो बेचारा आया हुआ था यहाँ पर, उसको क्या पता कि यार इसने क्या लगाया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है कि इंसान जो है वो सोचे समझे और अपने इकदामात को बेहतर करे। हमें पब्लिकली लोगों को कन्वेंस करने की बहुत जरूरी, एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। आप लोग जैसे लोग जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा जरिया है कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें। देखिए हमारी तो कोशिश होती है कि हम पॉजिटिविटी को जो है वो हाईलाइट करें, ना कि नेगेटिविटी। अब हमने कभी ऐसे सिनेरियोस के कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करते नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को बुलाते नहीं, क्योंकि कोई मर गया उसकी फैमिली को बिठा रहे हैं, फिर वो कोई वजह नहीं है, वो मरा, अब कोई बच गया तो मैंने आपको बुलाया कि यार आपने ये कैसे कर दिया, क्योंकि इतने सारे केसेस में कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई बचाने वाला नहीं था। ये केस जो कि बचा दिया आपने, और ये हाईलाइट नहीं होगा, ये इतना हाईलाइट नहीं होगा, उसकी वजह ये वो बच गया, वो कंट्रोवर्शियल नहीं है।
देखिए वो बच के खत्म हो गया, आप वो चीज हो गई। यार ये इतनी पॉजिटिव चीज है जो फैसल भाई ने बताई कि इनको थ्रेड भी नहीं दी है किसी ने। ये हमारी जो नेगेटिव फेस पेश किया जाता है ना हर किसी के सामने, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन के इत्मीनान मिला है कि उतनी अदम बर्दाश्त नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। इन्होंने बचाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, कब कह रहे हैं कि लोगों ने फिर पैसे दिए कि इनकी हेल्प कर दो, हाँ। इनको खाना खिला दो, इन्होंने खुद भी खाना खिलाया। देखिए 180 डिग्री पे वही वाली बात है कि जो लीड कर रहा है ना उसका कितना बड़ा रोल है। ये चीज जो रोल उसने प्ले करना है अगर वो प्ले कर दे तो 180 डिग्री पे चीजें चेंज हुई, लोग आके पैसे दे रहे हैं, कोई मुलाजमत लगवाने की बात कर रहा है। 15 मिनट पहले लोग कत्ल करने के दर पे थे, 15 मिनट बाद एक शख्स के हिम्मत की वजह से, एक शख्स से कदम उठाने की वजह से अब उसको कोई पैसे दे रहा है, उसको कोई खाना खिला रहा है, उसको कोई मुलाजमत ऑफर कर रहा है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये सोसाइटी का पॉजिटिव चेहरा है। सोसाइटी जो है ना, इस सारी बातों से जो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हमें जो है ना हमारी सोसाइटी को काउंसलिंग करने की जरूरत है। क्योंकि जब भी हम कभी कोई भी नेगेटिव चीज, एक कुत्ते को भी मारना मैं समझता हूँ नहीं अच्छा, वो जानदार चीज है, एक अल्लाह ने बनाया है उसको। तुमने नहीं, कुत्ता जो है वो हराम जानवर है यार, अल्लाह ने ये तो नहीं बोला ना मारो। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ने ये थोड़ी बोला मैंने हराम बनाया मारते रहो तुम इसको, ऐसा थोड़ी है। वो भाई कुत्ता आप जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हमें कहा गया है कि यार आप पाल सकते हो अपनी अपनी जमीन की रखवाली के लिए, सब चीजों के लिए। आप घर में नहीं रख सकते, उसका लुआब जो है वो नापाक है, मगर आप मार नहीं सकते। तो लोग ये भी यहाँ इस हद तक पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एग्रेशन बहुत है। अब हम काउंसिल कैसे करें? अब पेरेंट्स ही नहीं एजुकेटेड, पेरेंट्स की पहले काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को काउंसलिंग करें। अब अगर मेरी बच्ची अगर किसी को पत्थर मार रही है, बिल्ली को या कुत्ते को, मैं उसको बोलता हूँ यार बेटा ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, वो भी रोएगी, ये करे इस तरह करके। तो क्या होगा कि मैं आज उसको समझाऊंगा तो कल वो 10 को समझाएगी, अगर कोई मारते हुए देखेगी तो बताएगी। तो हमारे यहाँ पे काउंसलिंग ही नहीं है हमारी। आपके पेरेंट्स से जो ना, आजकल के जो पेरेंट्स बड़े अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं जी, हमारा बच्चा तुम्हारी सुनता नहीं है। कितना जबरदस्त जवाब है। यानी कि वो मुझे अपने वालिद की बात याद आ जाती थी उस वक्त जब कोई ऐसा कहता है ना कि हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। हम अब्बा के सामने कोई भी तावील पेश करें ना या कुछ कहने की बात करें तो हमारे अब्बा एक बात कहते थे कि मियाँ बात सुनो, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुमने मुझे पैदा नहीं किया। आजकल के अगर वो ये पेरेंट्स आजकल के जो है ना जी, हमारा बच्चा सुनता नहीं, तो मैं कहता हूँ यार, क्या सोचता हूँ अब्बा की बात को जहन में रखते हुए कि यार बच्चे ने इनको पैदा किया, इन्होंने बच्चा पैदा किया है। मतलब वो तो बेचारा एक खाली वाला जहन बच्चा है। अब वो आपको ही सारी तरबियत करना पड़ेगी, कहीं सख्ती करना पड़ेगी, कहीं प्यार से समझाना पड़ेगा। ये आजकल पेरेंट्स कर ही नहीं रहे जी। बच्चे फौरन आगे डिजिटल दौर के बच्चे हैं। अरे भाई बच्चा ही है। हमारे दौर जो था वो उस वक्त टेलीफोन आ गया था, सब कुछ आ गया था। वो उस वक्त भी लोग ये कहते थे भाई ये नए जमाने के बच्चे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे माँ बाप ने तरबियत नहीं की। अब आप लोग कहते हैं कि जी स्कूल भेज दिया और हमारी जान छूट गई। और सबसे अच्छा आजकल मैं जो देख रहा हूं, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया, रो रहे मोबाइल दे दो। यार ये क्या खिलौना दे दिया आपने? वो 4 लोग जमा है, सारे कजन्स वगैरह जमा है, जिसको देखो वो मिलने आए एक घर में, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं और आपस में खूब खवातीन गप्पे शप्पे मार रही हैं, मर्द हजरात भी आराम से बैठे हैं। और नहीं छीनना भाई, वरना रोना शुरू कर देगा। यार तो आप खुद तरबियत कर ही नहीं रहे अपने बच्चे की। जब तरबियत नहीं करोगे तो माशरे में अच्छा शहरी कैसे बनेगा? हम जब छोटे थे ना तो हमारे दौर में फोन्स नहीं थे। हमारे दौर में जब फोन्स नहीं थे ना तो होता ये था कि हमारे पेरेंट्स जो है ना हमें अपने साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते थे, पार्क्स लेके जाते थे, दूसरी सारी चीजें करते थे। बट अब नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि फोन्स आ गए, हम भी बिजी हैं और हमने बच्चे को भी फोन दे दिया बिजी। अब होता क्या है, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट टीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर मोबाइल से निकलता नहीं है ये, सर कुछ करें। तो मैं कहता हूँ आप मोबाइल देते क्यों है? कह रहे सर मैं देती नहीं हूँ तो चिढ़ता है। मैंने कहा आपने ही दिया था ना, या पैदा होते उसने मोबाइल मांगा था, आपने दिया, उसको एडिक्शन हो गई है, अब वो चिढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी इस पर लगा रहा है, आप फिजिकल एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो आप इसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, जब 2 घंटे वो कहीं भागेगा, दौड़ेगा, लड़ेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, थक के जब जाएगा ना तो सो जाएगा। हम आप और मैं, हम लोग जिस दौर से निकले हैं, हम लोग गली के अंदर भाग दौड़ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, पार्क में भागते थे, छुपन छुपाई खेलने, ये सारे गेम हम खेलते थे। और जब रात को जब 8 साढ़े 8 बजे जब हम घर पे जाते थे, खाना खाते थे, हमारी ये हालत होती थी कि बस सो जाओ। आजकल का बच्चा
क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी, तो आप अपने माइंड यूज इतना करते हो, वो एग्रेशन पैदा कर रही है। तो मोबाइल फोन जो है आजकल एग्रेशन पैदा कर रहा है, और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। मेरी 2 साल की बच्ची ये मोबाइल ऑन करके मुझे मैसेज कर देती है। यार ये खुशी की बात नहीं है भाई, ये खुशी की बात नहीं, ये बहुत काबिलियत वाली बात थी कि बच्ची काबिल हो गई है। आपको उसको 9 साल से 10 साल से पहले मोबाइल देना ही नहीं है, क्योंकि वो एडिक्शन जो होगी ना, वो आज आपको मैसेज कर रही है। क्योंकि हमारे जो कार्टून है, कार्टून क्या बने हुए हैं, कार्टून में भी एग्रेशन है, फाइट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो बच्चा क्या दिखता है, बच्चा सीखता है। आपको जब एलसीडी पे भी कोई चीज लगानी है, आपको मॉनिटरिंग करनी है कि आप क्या दिखा रहे हो बच्चे को, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या गालियां तो नहीं सीख रहा। इंग्लिश में वो कार्टून लगा दिया आपने, वो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को कार्टून, आप समझ रहे हैं कि ये 16 ये तो जो है वो बच्चों का कार्टून है। बच्चों का कार्टून नहीं, वो अडल्ट कार्टून है। आप कैटेगरी तो देखो, हम कुछ देखते ही नहीं है, हमने अपनी जान छुड़ा ली है और बच्चों को ये दे दिया। तो फिर माशरे में क्या होता है, एग्रेशन। ऐसा बच्चा जो होता है वो एट द एंड एग्रेसिव होता है, और वो जब भी कभी ऐसे सिनेरियो के अंदर पड़ता है जैसे आप वाले, तो वो उसको निकालता है बाहर, मौका मिल जाता है, बस वो अपनी एग्रेशन निकालता है कि आ जाओ मैं भी 2 हाथ साफ करके आता हूँ। यार एक चीज मुझे बताओ कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा जो बच्चा है, ये यहाँ तो उसने निकाल दिया अपना गुस्सा, यार इसको मिला वीजा लंदन का, ये जैसी एयरपोर्ट पहुंचा, इंतहाई तमीज का बच्चा यार ये कैसे बन जाता है? मतलब वही चीज है ना, वो उसने वहां निकाल दिया, यहाँ पर वो बिल्कुल लंदन जाके अब वो जो है जी हर चीज चूमेगा भी, संभाल के भी रखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे कोई केस बन जाए, मुझे फिर दोबारा लात मार दी जाए। वही बच्चा सिर्फ क्या है, सिनेरियो तब्दील हो गया फौरन, वो वहां पर बिल्कुल उसको सारे शऊर आ गए ना, सब कुछ पता गया। होता ही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, स्पेशली लंदन अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, काम करती है। मैं अक्सर वो उसको देखता हूँ। वो क्या करती है, ऐसे लोगों को ट्रैप करती है पहले, और उसको पकड़ती है। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो कम उम्र बच्चियों के साथ उसको कोशिश करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की, या उसके साथ जो है वो रिलेशन कायम करने की। उसमें वो क्या करते हैं, वो पूरा चैट उसका वो बच्ची करती है, और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो उसको ट्रैप करती है। फिर वो लड़के के पास जाती है, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी निकलते इन्वॉल्व होते हैं, और वो लड़कों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है ताकि केस आगे तक जाए नहीं, उसको इनिशियली ही। एग्जैक्टली, दे डोंट नो कि हमें अब हमारे यहाँ पे नहीं है ना, ये सेट पैरामीटर सेट है ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो लॉ हमने ये चीज बताई नहीं है कि यार ये बच्ची है और ये बड़ी है, ये एडल्ट है, ये बच्चा है। ये 14 साल की बच्ची के साथ आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। यहाँ तो रेप करके फेंक देते हैं। 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते। स्कूल के कभी वैन वाले, कभी कोई गार्ड, कभी कोई क्या, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। अब हमारे यहाँ पे हम, और मजे की बात ये, हम कोई ऐसी चीज नहीं, वही बात आ गई, पॉजिटिव चीज ही नहीं बताते। कभी कोई बच गई तो उसका नहीं बताएंगे, लेकिन जो हो गया उसका बताएंगे। तो वो जो बच्चा जो देख रहा है, उसका दिमाग क्या बन रहा है, ये चीज मैं भी कर सकता हूँ, तो वो ये कर रहे हैं। तो वो ये जब कर रहे हैं, तो फिर वो बाहर अगर चले जाते हैं गलती से, वो बाहर भी ये अपनी मेंटालिटी को लेके जाते हैं। एट द एंड वो जेल में होते हैं या डिपोर्ट होके आते हैं। अच्छा, ये आपके जो हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं, तो उसमें ये वाकये की बात मैंने जैसे आपसे कहा कि पाकिस्तान भर और बल्कि दुनिया भर से लोगों ने ये सराहा है। तो कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी थे कि वो कहते थे कि यार इस स्टेप को आगे बढ़ाओ, अब फर्दर कुछ होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट केस हो गया पाकिस्तान में, पहली दफा ऐसा कुछ हो गया, तो अब इसको इस सिलसिले को रोकना नहीं है, तो स्पैन हमने उसको बढ़ाना है जितना हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि ठीक है, मैं क्योंकि क्रिएट करता हूँ चीज़ें और प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर आता हूँ मैं मुख्तलिफ पढ़ने के इसके हवाले से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहां पर हम लोगों को एजुकेट कर सकें, शऊर, आगाही, मजहबी, सोशल, तमाम चीज़ों की दी जाए। इवन यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को तो दें, साथ में पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाए। वहाँ पर वो लोग परेशान जो हों वो हमारे पास आए, हमसे बात करें, इस तरह के काउंसल्स फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए, ताकि हम हर किसी को एक अच्छा शहरी बना सकें। तो मैंने फिर आगे फर्दर इस पे काम कर रहा हूँ, जिस पे मैंने सेव ह्यूमैनिटी स्क्वाड के नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं आगाज करने जा रहा हूँ, कि जिसमें हर शहर से, हर जगह से लोग हमारे साथ मौजूद हों,
हम शऊर आगाही के कुछ ऐसे प्लान डिजाइन करें कि स्कूल्स जाएं, स्टूडेंट्स को बताएं, जहाँ लोग परेशान हैं उनको हम बताएं। यहाँ तक कि हम मजहबी लोगों के पास भी जाने को तैयार हैं, और सबसे, कोई आप सियासी पार्टी से हो, मजहबी तंजीम से आपका ताल्लुक हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, मुसलमान हो या ना हो, कम से कम सेफ इम्यूनिटी स्क्वाड के हवाले से जो हमें इंसान को शऊर आगाही फराम करनी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार वो तरीकेकार गलत है, ये तरीकेकार सही है, जो तरीकेकार आपको सही लग रहा है और समझ में आता है कि सबके लिए काबिल कबूल है, तो हमारे साथ आ जाए। तो हम इस तरह का सिलसिला शुरू करने के लिए कोशिश करने जा रहा हूं मैं। तो ये है कि हो सकता है, मैं रियासत नहीं हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक छोटे पैमाने पे काम करती है, हो सकता है कि देखा देखी और भी लोग इस पे काम करना शुरू करें। आप लोग जैसे लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, जो मीडिया चलाते हैं, जो चैनल चलाते हैं, हो सकता है कि ये भी आगे आए और लोग मजीद इसमें इजाफा हो, तो हम कम से कम माशरा कुछ बेहतर तो कर सकें। नहीं, ये बहुत बड़ा गैप है इस चीज में, और करना भी चाहिए। मेरी खुद की ये ड्रीम जॉब है एक तरीके से, कि यार लोगों को काउंसल करो, लोगों के दिमाग जो एक बड़े पैक हो चुके हैं, एक बबल से बाहर ही नहीं आ रहे, उसको उससे बाहर लेकर आना है। तो ये बहुत अच्छा आपका स्टेप है और आपको करना भी चाहिए। हारिस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और भी हमारे ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग है, ऐसे दोस्त हैं जो ऐसा शऊर रखते हैं और ऐसे लोगों को समझा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं किसी बात के ऊपर कि यार ये बात सही है और ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और जब आप बनाएं इसको, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, कोई वो नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आप आए, और आई होप कि ऐसे जो है वो फैसल जो है वो और भी हमारे पाकिस्तान में ये देखने के बाद जो है बनेंगे, और कम से कम इस पॉडकास्ट से एक थोड़ा सा माइंड तो चेंज होगा लोगों का कि यार ये गलत और सही का थोड़ा सा तो पता लग गया होगा कि यार यूं भी कर सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि मार धाड़ का एक आखिरी हल है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसको पकड़ के कानून के हवाले कर दें। तो आप आए, थैंक यू हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहे थॉट ऑन टेप।